प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है, हमारे संविधान की आत्मा है। तो जो प्रस्तावना है ये क्या है? हमें पूरे संविधान का दर्शन करवाती है, एक दर्पण की तरह है कि जिससे हमें पूरे संविधान की एक झलक मिल जाती है। 13 दिसंबर 1946 को क्या कहते हैं, नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की थी संविधान सभा में। तो इससे बताया कि जो हमारा संविधान निर्माण हो रहा है उनमें क्या क्या चीज़ें, मतलब किन चीज़ों को आधार बना के हमारे संविधान का निर्माण करना है। तो जब ये प्रस्तुत किया गया था नेहरू द्वारा, यानी कि जब जो हमारा मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना में केवल और केवल 84 यानी 84 शब्द ही थे। और उसके बाद में संशोधन करके बाद में इससे जो शब्द जोड़े गए वो हो गए 87 शब्द हो गए। बाद में इसमें 3 शब्द अलग से जोड़े गए। वो 3 शब्द थे, एक था हमारा समाजवादी सोशलिस्ट और दूसरा था पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, और तीसरा हमारा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। अखंडता शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़ने के बाद क्या कहते हैं, अब देखते हैं। तो अब हमारे संविधान में 87 शब्द हो गए हैं, पहली बात। दूसरा, जब हमारी जो प्रस्तावना है जब शुरू होती है तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, हम भारत के लोग। पहली बात तो ये जो भारत बोला जाता है ये 2 बार यूज़ होता है। शब्द जो भारत है ये 2 बार यूज़ होता है, हम भारत के लोग, भारत को। तो यहाँ पे जो हम भारत के लोग शब्द हैं तो इसे दिया था रोहिणी देवी ने इस शब्द को दिया था, हम भारत के लोग इनके द्वारा प्रस्तावित था। रोहिणी देवी के द्वारा ये शब्द दिया, ये प्रस्तावित किया गया था, हम भारत के लोग। कुछ लोग बोल रहे थे कि ईश्वर के नाम से शुरुआत की जाए, हालांकि वो नहीं माना गया। बाद में यही हुआ कि हम भारत के लोग ही हमारे लिए सही है। तो जब ब्रिटिश थे तो उनका कानून चलता था, जब ब्रिटिश रूल था तो उनका कानून चलता था, तो हम उनके बनाए रूल्स को फॉलो करते थे। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर जब हमारा क्या कहते हैं प्रियम्बल बन के तैयार हुआ, तो हमने पहली ही लाइन जोड़ दी, हम भारत के लोग। यानी कि ये जो संविधान बना रहे हैं हम भारत के लोग बना रहे हैं, और हम भारत के लोग। फिर लास्ट में लाइन रखी गई है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि इस संविधान सभा में जो संविधान बन के तैयार हुआ, हम भारत के लोग, मतलब हम ही नहीं बनाया है, और हम ही खुद को आत्मर्पित करते हैं, खुद को ही आत्मर्पित करते हैं, खुद बना के खुद को ही आत्मर्पित करते हैं। और उसके बाद फिर हम जब प्रियम्बल में कुछ बातें जो दी गई हैं उनको देखेंगे, तो सबसे पहले जो यहाँ पे फॉर्म ऑफ स्टेट के बारे में, राज्य के स्वरूप के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं, पहला है सोवरेन यानी संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य क्या बोलते हैं, तो जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने क्या कहते हैं 1946 में जो रूल लाया था, क्या कहते हैं 1946 में जब इन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं तुम लोग अपना संविधान बना सकते हो, बनाने की आज़ादी दी थी। एक बात इन्होंने और रखी थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि हम मतलब कि क्या कहते हैं अपना संविधान तो बना लेंगे, अपने देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो इन लोगों के द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो हमने तुरंत मना कर दिया था, हम मतलब ऐसा क्यों करें कि हम मतलब फिर किस तरह से हम आज़ाद हुए। तो यही है संप्रभु, यानी कि जहाँ पर हम अपना निर्णय स्वयं ले सकें, यानी किसी पे डिपेंड नहीं रहे, तुम्हारा मतलब कि उन लोगों का अंतिम निर्णय ना हो, अंतिम निर्णय भी हमारा हो। तो यही है सॉवरेन यानी संप्रभु, कि हम स्वयं का निर्णय ले सकें अपने देश के हित के लिए। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी में भी 2 शब्द आता है, एक है मार्क्सवादी, एक है गांधीवादी। तो देखो समाजवाद में जब हम बात कम्युनिस्ट या फिर उसके कैपिटलिस्ट की करते हैं या पूंजीवाद की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूंजीपतियों का ही हो, या फिर हम एकदम से क्या कहते हैं सारी चीज़ें सरकार के हाथों में। नहीं, हम दोनों मिला के चलते हैं कि सरकारी चीज़ें जहाँ सरकार की ज़रूरत है, जो डिपार्टमेंट सरकार के अधीन होना है वो सरकार के पास है, और जो प्राइवेट के पास होना है वो प्राइवेट के पास है। हम यहाँ मार्क्सवादी और प्लस क्या कहते हैं गांधीवादी, इन दोनों विचारों से चलते हैं। और कहीं ना कहीं हम गांधीवाद की तरह कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हैं। गांधी यह नहीं चाहते थे, मतलब कि गांधी ये नहीं कह रहे थे कि क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं ज़रूरी नहीं, उसके वो सब मतलब कि ऐसा नहीं कि वो मानते ही नहीं थे, वो मानते थे। बस वो कह रहे थे कि मतलब कि समाज में जितने लोग हैं सबका भला हो। फिर उसके बाद वहाँ पर लोगों की पहुँच, मतलब कि अगर कोई चीज़ है तो वहाँ सबका पहुँच हो, सभी लोगों की पहुँच हो। गांधी इस विचारधारा को मानते थे। फिर उसके बाद है पंथ निरपेक्ष बोलते सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष क्या है, जब हमारा देश
देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान किस आधार पर अलग हुआ? पाकिस्तान तो यही सोच के अलग हुआ, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर अलग हुआ था, मुस्लिम धर्म के आधार पर उसने नए देश का निर्माण किया, नया देश बनाया अपना। तो पंथ निरपेक्ष है कि जैसे भारत है, तो भारत किसी धर्म को नहीं मानता। यहाँ जो सेकुलर है ना, सेकुलर को हम दो हिसाब से, दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें कि किसी धर्म को ना मानना, अगर हम ऐसे बोले कि मतलब कोई भी कंट्री, कोई देश है वो किसी धर्म को नहीं मानता, तो एक तरह से तो वो निगेटिव हो गया कि क्या कहते हैं, वो नास्तिक को दिखा रहा है कि नास्तिक है वो देश, यानी कि किसी भी उसको नहीं मानते। तो ऐसा भी नहीं है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, नहीं। एक पॉजिटिव विचार ये है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, सभी धर्मों का सम्मान करना। तो इसी वजह से हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। कहीं कहीं ये वर्ड यूज़ होता है, क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष वर्ड मतलब कि थोड़ा ये ट्रांसलेशन है हिंदी सेकुलर का, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी धा से ये धी धातु से बना है धर्म, धी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। यानी कि हम किसी भी धर्म को मतलब किसी भी धर्म से है, किसी भी चीज़ को धारण करना, यानी हर एक धर्म से जो चीज़ें हमें अच्छी लगे, चाहे जहाँ से अच्छी लगे, उस चीज़ों को हम अपने में शामिल कर लेते। यही वो है जिसकी वजह से हम आज मौलिक अधिकार में भी देखते हैं, मौलिक अधिकार में भी धार्मिक जो अधिकार हैं, उसको, धार्मिक अधिकारों को मौलिक अधिकार में रखा गया है। फिर उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र वहीं जहाँ पे मतलब शासन जनता के हाथ में हो, यही हमारा लोकतंत्र है। गणराज्य की बात करते हैं जहाँ हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड हो, जो मतलब कि नेशन का हेड है वो इलेक्टेड हो, यानी कि क्या कहते हैं, वो निर्वाचित किया गया हो। जैसे कि अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होता, वहाँ के राजा हैं, राजा वंशानुगत हैं, राजा जो हैं वंशानुगत है। भले ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, लेकिन जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कैसे हैं, वंशानुगत हैं। तो यहाँ मतलब राजा का बेटा ही राजा होता है। फिर बात हम ऑब्जेक्टिव की करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मतलब कि अब जब हम उसमें पूरे अपने प्रियम्बल में पढ़ेंगे तो न्याय दिए गए हैं, जस्टिस कौन कौन से, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट, 3 प्रकार के न्याय दिए, और वो भी न्याय है। तो ये जो शब्द हैं ना, शब्द इधर उधर ना होने पाए, सबसे पहले सामाजिक न्याय ही किया जाएगा, सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक न्याय। फिर इसी तरह हमको स्वतंत्रता दी गई है, इक्वालिटी दी गई है, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व की भावना। और तो इस सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें